हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपने लास्ट वीडियोस में हमने इस चैप्टर स्टार्ट किया था सॉल्यूशन का, और उसी का नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये मान के चलिए कि इस चैप्टर में से जो बोर्ड में एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें से जरूर ही आते होंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखिए। पहले इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपने 1 लीटर वाटर दो अलग अलग कंटेनर्स में लिया। 1 लीटर एक कंटेनर में, 1 लीटर एक कंटेनर में। ठीक है, अब आपने क्या किया कि उसके अंदर एक बार में तो एक में सॉल्ट ऐड कर दिया और दूसरी बार में आपने दूसरे में यूरिया कुछ ऐड कर दिया। एक में शुगर मान लीजिए और एक में यूरिया मान लीजिए। ठीक है, तो शुगर और यूरिया आपने जब ऐड कर दिया और उसको अच्छे से डिसॉल्व कर दिया, तो देखिए दोनों को अब आपने बॉइलिंग पॉइंट चेक किया। दोनों में आपने सेम अमाउंट डाल दिया, आपने दोनों में बॉइलिंग पॉइंट सेम देखा आपने कि कितना टेम्परेचर में वेरिएशन आया है, तो दोनों का वो सेम होगा। इट मीन्स जबकि तो दो आपने अलग अलग सॉल्यूट उसमें ऐड किए थे, एक में आपने शुगर ऐड किया था और एक में यूरिया ऐड किया था। इट मीन्स क्या हुआ कि जो उसके बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस आया, एक तो आप प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ले ले, एक आप जो उसमें सॉल्यूशन बनाया दोनों उनका बॉइलिंग पॉइंट आप ले ले, तो जो डिफरेंस आएगा बॉइलिंग पॉइंट में वो दोनों में सेम आएगा। इट मीन्स कि आप चाहे सॉल्यूट कोई भी ऐड कर दें, लेकिन अगर उसका अमाउंट सेम है तो ये जो प्रॉपर्टी थी बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की, ये सेम रहेगी। तो ऐसी और भी प्रॉपर्टीज होती है जो अमाउंट पर डिपेंड करती है, क्या आपने डाला है उस पर डिपेंड नहीं करती। सॉरी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? दोज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन which depends on concentration of solute. It does not depend on individual identity of solute. इट मीन्स सॉल्यूट आपने कौन सा डाला है उस पर डिपेंड नहीं कर रही है, लेकिन कितना अमाउंट में आपने सॉल्यूट डाला है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जो अमाउंट पर डिपेंड करती है लेकिन आइडेंटिटी पर डिपेंड नहीं करती। कौन कौन सी होती है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, elevation in boiling point, depression in freezing point, and last is the osmotic प्रेशर। तो ये चारों हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि अमाउंट पर डिपेंड करती है लेकिन आइडेंटिटी पर डिपेंड नहीं करती। तो जल्दी से आप इसे कॉपी कर लें। ठीक है, तो लिख लिया होगा आपने। अब देखिए हम बात कर रहे हैं सबसे फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे पुरानी वीडियोस देखे हैं इसके, तो आपने देखा होगा मैंने ये टॉपिक पहले ही ले लिया था वेपर प्रेशर के साथ ही। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ डिस्क्राइब नहीं करूंगी, आप उसमें से इजीली देख सकते हैं। मैं आपको बस एक फॉर्मूला बता दूं। फॉर्मूला था P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल XB। X क्या है यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आपको पता है कि जो B है हम सॉल्यूट के लिए लेते हैं। P0A क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और PA क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन
in which non-volatile solute is present। जब उसमें आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो सॉल्यूशन का प्रेशर क्या हो जाता है, वो उससे डिनोट करते हैं हम PA से। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो इसमें क्या बताया था कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जब किसी आपने सॉल्वेंट में, प्योर लिक्विड में, किसी भी प्योर लिक्विड में स्टूडेंट्स अगर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, ठीक है, हम उसको थोड़ा सा वापस से देख लेंगे, बस अभी समझिए। जब किसी प्योर सॉल्वेंट में आपने नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड कर दिया तो उसके वेपर प्रेशर की कितनी कमी होगी, क्या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कितना सॉल्यूट मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने ऐड किया है उतनी ही ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। साफ से पता चल रहा है इस इक्वेशन से कि वेपर प्रेशर जो इतना कम हो रहा है, रिलेटिव लोअरिंग हो रही है, आपने उस सॉल्यूशन में कितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। क्लियर? अब देखिए एक्चुअली वेपर प्रेशर कम कैसे होता है, हम यहाँ एक बार और देख लेते हैं। क्लोज कंटेनर ले लिया, एक लिक्विड ले लिया, प्योर लिक्विड है, ये प्योर सॉल्वेंट है, हीट करेंगे तो यहाँ पे वेपर बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वेपर इसकी सरफेस पर, याद रखिएगा जो वेपर बनती है वो उसकी टॉप लेयर से बनती है, पहले नीचे से तो बनेगी नहीं। जब आप हीट करोगे तो ऊपर की जो टॉप लेयर है वही पहले वेपर में कन्वर्ट होगी, टॉप लेयर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो और वो ही उसकी सरफेस पर प्रेशर लगाएगी, इसे हमने नाम दिया है वेपर प्रेशर। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, इस बार उस प्योर सॉल्वेंट में कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए, सॉल्यूशन इन विच नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज प्रेजेंट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने उसमें ऐड कर दिए हैं, वही आप इसको हीट करें। हीट करने में मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स आपको कि जो ऊपर की टॉप लेयर है उससे ही वेपर बनती है। आप यहाँ देख रहे हैं टॉप लेयर पे कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड हो गए हैं, वो उसको क्या करेंगे, उसको जाने से रोकेंगे, वो ऊपर नहीं आने देंगे उसको। आप समझ रहे हैं ना भाई, ये तो नॉन वोलेटाइल है, ये तो गर्म नहीं होगा, वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा और इसको होना भी नहीं है, तो ये तो कहेगा तुम दिए जाओ हीट, दिए जाओ, मैं तो अपनी जगह से हिलूंगा ही नहीं, तो वो यहीं पर रहेंगे और यहाँ पे जो लिक्विड है केवल वही वेपर में कन्वर्ट होगा, तो वेपर जो है वो कम हो जाएगी। यहाँ वेपर का अमाउंट ज़्यादा था और यहाँ वेपर का अमाउंट कम हो जाएगा। जब वेपर का अमाउंट कम होगा तो ये क्या करेगा, उसके ऊपर कम ही प्रेशर लगाएगा, इसे बोलते हैं वेपर प्रेशर, जिसे बोला वेपर प्रेशर लगाती है। तो अब देखो जब वेपर कम हो गया है तो प्रेशर भी कम हो गया है, इसलिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो आगे आपको ये बात समझ में? तो सिंपल सी बात थी स्टूडेंट्स, आ गया। नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि सरफेस पे कुछ अमाउंट नॉन वोलेटाइल सॉलिड का भी रहता है जो कि वेपर में कन्वर्ट नहीं होता। वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम पढ़ चुके थे पहले, इसकी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और नया टॉपिक है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ गया है हम उसके बारे में बात करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज आएगा वो कैसे आएगा। तो सुनिए ध्यान से, क्या बात कर रहे हैं हम। जब किसी सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर हो जाता है कम, ये हम जानते हैं। जानते हैं ना आप ये बात, अभी अभी हमने पढ़ी है। ठीक है, जानते हैं। इट मीन्स सॉल्यूशन जो बना उसका वेपर प्रेशर हो गया है कम, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था ज़्यादा। यहाँ तक ठीक है। तो एक ग्राफ देखते हैं
यहाँ है वेपर प्रेशर और यहाँ है आपका टेम्परेचर। तो देखिए ये रहा आपका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का कम हो गया तो ये इसके नीचे आएगा। ये आपका रहा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉलिड ऐड किया है, ये कम हो गया। यहाँ तक ठीक है? ठीक है। देखिए ये तो कोई हम इस टॉपिक पे तो बात नहीं कर रहे थे मैम, हम तो बात कर रहे थे कि बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट तो वर्ड ही नहीं आया है यहाँ पे। तो रुकिए स्टूडेंट्स, अभी आप ये समझिए कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में जब हमने ग्राफ बनाया तो प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ ज़्यादा आएगा और सोल्यूशन हर टाइम उससे नीचे रहेगा। यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई है? ठीक है। अब आइए हम बात करें अगर बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन की। अरे इसकी डेफिनेशन तो सिंपल होती है ना। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि जब हमारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा जिस टेम्परेचर पे, वो आपका बॉइलिंग पॉइंट है। तो 11th क्लास अगर आपने ध्यान से पढ़ी है स्टूडेंट, तो वहां पर एक डेफिनेशन थी, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, हमारा जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कॉपी कर ले, फिर इसको समझाते हैं। कॉपी हो गई? अब सुनिए क्या था स्टूडेंट्स, ऐसा टेम्परेचर जिसपे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसे लिख दे, इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है इसे समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखते हैं इसको। देखिए आपका ये कंटेनर है और इसमें आपने कुछ ले लिया है लिक्विड। क्या होता है स्टूडेंट, जब आप उस लिक्विड को हीट करते हो, बॉइलिंग का मतलब बॉइल होना, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, जानते ही बात। जब आप उसको हीट करते हैं स्टूडेंट, तो ये जो लिक्विड है ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है ना। और इसकी एनर्जी, ये देखो हमारा, आपको पता है एटमॉस्फेयर जो है ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये भी इसके ऊपर प्रेशर लगाता है। तो जब ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है, ये इसके ऊपर प्रेशर लगाता है और ये बेचारे नीचे आके वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm या 1.013 बार। तो जब एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है और ये लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट होता है, तो ये इसके प्रेशर लगाता है और इसको वापस नीचे बैठा देता है, जाके नीचे बैठ जाए। अब ये और हीट टेम्परेचर जैसे से बढ़ता जाता है, इसमें एनर्जी मिलती जाती है, इसका प्रेशर बढ़ता जाता है और ये वेपर में कन्वर्ट होता जाता है। एक टाइम ऐसा आता है जब इसका वेपर प्रेशर इस एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाए। जब इसका वेपर प्रेशर इस एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाए तो ये इसकी परवाह नहीं करता और आराम से उड़ जाता है। क्या समझ में आया आपको? क्या है बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट वो है, देखो आप किसी कंटेनर में पानी है उसको हीट कर रहे हैं, धीरे धीरे वो गर्म हो रहा है, कुछ अमाउंट वेपर बन रही है। वो वेपर में इतना प्रेशर नहीं है क्योंकि एटमॉस्फेयर उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, वो वापस नीचे जाके सेट हो गया। फिर उसने गर्म किया और एनर्जी आई और प्रेशर बढ़ा, धीरे धीरे प्रेशर इस वेपर का इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की चिंता नहीं रहती और वो उसके प्रेशर को इक्वल कर देता है, खुद वेपर बन जाता है। तो वही प्रेशर आपका जो है, जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर उस वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम स्टूडेंट्स बॉइलिंग पॉइंट। आ गया होगा आपको। तो बॉइलिंग पॉइंट जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर उस लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स इस समय वाटर का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट मीन्स 1 atm या 1.013 बार के इक्वल हो जाता है। याद रखिएगा
ठीक है, आइए अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम था। ये आपका 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। तो इस टेम्परेचर पे देखिए ये और ये यहाँ इक्वल हो, ठीक है, मतलब इस टेम्परेचर पे इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो गया। तो ये टेम्परेचर आपका ये है, इसको दे दिया TB0, बड़ा लिख देती हूँ T0B। मतलब T0B क्या है, नॉट जब भी आए तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन का भी आ जाओ, यहाँ तक बढ़ते बढ़ते आ गया, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रीच कर गया। तो ये रहा आपका ये टेम्परेचर TB, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कोई डाउट? अब यहाँ जो डिफरेंस है मतलब इसे बोलते हैं डेल्टा TB। डेल्टा TB क्या होता है फ्रेंड्स? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड आपने किसी सॉल्वेंट में ऐड किया है, जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड किसी सॉल्वेंट में आपने ऐड किया है तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस आया है वो है डेल्टा TB। आई होप कि आपको इस सारी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ जो भी है सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो डेल्टा TB। अब हम कर देते हैं इसको क्लीन। तो यहाँ से ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये वेपर प्रेशर का ग्राफ है और ये टेम्परेचर का, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूट। तो डेल्टा TB, मोलेलिटी जानते हैं ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। क्लियर? तो डेल्टा TB इक्वल KB स्मॉल m। यहां से हमारे पास एक कांस्टेंट आया है KB, और KB का वैल्यू को क्या बोलते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर एक नाम है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, कुछ भी बोला जा सकता है, ध्यान रखिएगा, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से हम इस KB के बारे में बात करते हैं। आइए, ये एक फॉर्मूला हो गया हमारे पास, डेल्टा TB इक्वल KBm, और KB के बारे में बात करते हैं। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, अभी भी कुछ कॉपी कर रहे हैं। KB क्या है फ्रेंड्स? देखिए KB का नाम क्या है वो तो हम देख ही चुके, KB की यूनिट भी देख लेते हैं। ओके, टेम्परेचर की यूनिट याद रखिएगा, केल्विन में ही लिखना है, केल्विन। मोलिलिटी की मोल पर kg, तो क्या आया? केल्विन kg पर मोल। याद रखिएगा डेल्टा TB की यूनिट है, सॉरी KB की यूनिट है। एग्जाम में पूछ लेते हैं, बोर्ड एग्जाम में। ओके, अब एक और चीज बता देती हूँ, फॉर्मूला था डेल्टा TB इक्वल KB स्मॉल m। ठीक है, यहां से मेरे को KB का डेफिनेशन पूछा जाएगा, डेफिनेशन ऑफ KB। तो
दिया है 1, तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल हो गया है? केबी के। तो यहां से डेफिनेशन देखिए, स्मॉल m का मतलब क्या होता है? 1 मोल इन 1 kg। तो व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट एड इन 1 kg solvent, then elevation of boiling point constant या मोलल elevation constant is equal to elevation of boiling point। मतलब जब आपने 1 मोल 1 kg सॉल्वेंट में डाला है तो आपका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट किसके बराबर होगा? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल हो जाएगा। ये डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है। कॉपी कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, तो आइए अब हम आगे बात करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स हो जाएं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के बिना कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होता है। तो आपके एग्जाम्पल का 2.7 आपको अपनी स्क्रीन पे दिखेगा। आपने 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज लिया है और ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सब जानते होंगे और इसका मोलर मास होता है 180। ध्यान रखिएगा। आपने मास ऑफ सॉल्वेंट लिया है 1 kg। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉईल एट 1.013 बार। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, Kb 0.52 kg पर मोल। इसकी वैल्यू ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये वैल्यू वाटर की होती है, वाटर की दे रखी है और ये आपको गिवन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो आप इसको लर्न कर लीजिए। वाटर के लिए Kb 0.52। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं मोलिलिटी। मोलिलिटी आप जानते ही हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 80 मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या था? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये तो 1 है ही, 1/10 मतलब 0.1। अब हमसे क्या पूछा है? डेल्टा टीबी। पहले हम फाइंड आउट कर लें। Kb इंटू स्मॉल m 0.52 इंटू 0.1 कितनी आ गई है डेल्टा टीबी की वैल्यू? 0.052। टेम्परेचर में आपके इतना चेंज आ रहा है। टेम्परेचर आप किसमें लिखते हैं? केल्विन में। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि किस टेम्परेचर, जब आपने पानी के अंदर ग्लूकोज डाल दिया तो अब ग्लूकोज किस टेम्परेचर पे बॉईल होगा? तो याद रखिएगा, हमें फॉर्मूला पता है, डेल्टा टीबी इक्वल होता है स्टूडेंट्स टीबी माइनस टी नॉट बी। डेल्टा टीबी हमें पता है, टीबी माइनस टी नॉट बी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे टीबी का वैल्यू जो है वो आपसे पूछा है, तो टीबी इक्वल क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी प्लस टी नॉट बी। डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास? यहाँ पे डेल्टा टीबी का वैल्यू गिवन है और वाटर का आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट मैंने बात करी थी 100 डिग्री सेल्सियस और आपको उसको लिखना पड़ता है केल्विन में। तो 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल हो गया 373.15 केल्विन। याद रखिएगा ये बात, 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल हो गया 373.15 केल्विन। तो प्लस कर दें, 0.15 नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, 0.15। तो 2, 5 और 5 10, 373 केल्विन। तो आंसर आप चेक कर लें कितना आ रहा है। आपका भी इतना ही आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। करके देखिए एक बार, आ रहा है आपको? आ रहा है? इंटेलिजेंट बच्चे आप लोग। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 2.8 देख लिया आपको अपनी स्क्रीन पे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन गिवन है इस बार, मतलब प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 353.23 केल्विन। ठीक है, मास दे रखा है आपको सॉल्यूट का 1.80 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 90 ग्राम। ये बोल रहा है 1.80 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्यूट हो गया और उसका डेल्टा टीबी बोल रहा है कि जो आपका टेम्परेचर है द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू 354.15, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया है, इतना सॉल्यूशन का हो गया है। तो सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट करना है और के भी आपको गिवन है 2.53 केल्विन केजी पर मोल। तो बहुत सिंपल है, क्या था फॉर्मूला, डेल्टा टीबी इक्वल के बी एम। डेल्टा टीबी का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, टी बी माइनस टी नॉट बी, 354.11 माइनस 353.23 करेंगे सॉल्व तो आ जाएगा 0.88 केल्विन। ठीक है, स्मॉल एम तो डेल्टा टीबी का वैल्यू 0.88, केबी का वैल्यू 2.53, स्मॉल एम मतलब मोलिलिटी, मोलिलिटी मतलब मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट और मोल्स इक्वल मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो मास गिवन है, मोलिकुलर मास हमें फाइंड आउट करना है सॉल्यूट का, एम बी लिख दो, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट 90, केजी के लिए 1000 से कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो 0.88 इक्वल 2.53 इंटू 0.20 इंटू 100 अपॉन एम बी, और एम बी का फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा 2.53 इंटू 0.20 इंटू 100 अपॉन एम बी, सॉरी 0.88, यहाँ से ये कैंसिल और सॉल्व तो आप कर ही सकते हैं, ये कैंसिल 253 इंटू 20 अपॉन 88, इसको आप सॉल्व कर दे, जो भी मास आएगा वो आपका मोलर मास हो जाएगा सॉल्यूट का। तो कॉपी कर ले जल्दी से इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये दोनों न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, बहुत ही सिंपल वाले हैं, आप तो इंटेलिजेंट है, आपको पक्का से आ गए होंगे। ठीक है, और आगे सॉल्व करते रहे, कोई क्वेश्चन नहीं आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जरूर से उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। ठीक है, तो यही आपका जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के साथ, जो कि नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसी के साथ आप प्लीज मेरे अगले वीडियो का वेट करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।